गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं हूं प्रकाश पांडे। द बीएनपी इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करते हैं। आज दोस्तों हम जिस टॉपिक पर चर्चा करेंगे वो है भारतीय संविधान का भाग। अभी तक हम चर्चा कर चुके हैं। हमारा पहला वीडियो आप सबको मिल गया है जिसमें हमने चर्चा किया था अनुसूची क्या है, कौन कौन सी अनुसूची है और उन अनुसूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय रखे गए हैं या उनका कार्यक्षेत्र क्या है। आज हम जिन विषय पर चर्चा करेंगे वो है भारतीय संविधान का भाग। आज हम देखेंगे दोस्तों कि ऐसे कौन कौन से भाग हैं जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, जहाँ से बहुत ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन पूछता है। आइए देखते हैं दोस्तों। हमारे पास जब भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ था तो उस समय हमारे पास कुल 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे और 8 अनुसूचियाँ थी। धीरे धीरे करके जब हमारे भारत का विस्तार शुरू हुआ तो संविधान का भी विस्तार होना शुरू हो गया और हमने देखा क्या कि संशोधन के माध्यम से, परिवर्तन के माध्यम से हमने देखा क्या कि निरंतर संशोधन होता गया और एक से बढ़कर एक, अर्थात अनुसूची बढ़ गई, कुछ भाग भी बढ़ गए और हमने देखा क्या कुछ अनुच्छेदों की संख्या भी हमको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इसके पीछे कारण क्या है दोस्तों? वो है संशोधन और परिवर्तन। जहाँ हम समझ रहे हैं कि हमें संविधान में परिवर्तन करना चाहिए, इस वस्तु पर इस विषय को हटाकर इस विषय को जोड़ना चाहिए, जो भी संरचना है, जो भी ढांचा है, उसमें क्या परिवर्तन होना चाहिए, तो उस पर हम ध्यान देते हैं और वही हमारे एग्जाम में पूछता भी है। दोस्तों आज हम चल रहे हैं चर्चा करने आपसे भाग पर। भाग क्या है, वे कौन कौन से भाग हैं जहां से बहुत ज़्यादा मात्रा में कंपटीशन में क्वेश्चन बनता है। हमने कुछ मुख्य भागों को लिया है और कुछ भागों को हमने दिशा निर्देश के रूप में आपके सामने रख दिया है, जिसको आप स्वयं भी देख सकते हैं। आइए हम उन महत्वपूर्ण भागों पर चर्चा करते हैं जहां से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा मात्रा बनता है और जिस पर हमको। दोस्तों एक और आपको मैं बताऊँगा ट्रिक, कॉमन सेंस कैसे लगाते हैं एग्जाम में, कैसे जब कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उस पर हम कैसे अपनी पकड़ मजबूत करेंगे, कैसे। बहुत से एग्जाम ऐसे होते हैं जहाँ पे ऑप्शन में बहुत डिस्टेंस होता है, बहुत दूरी होती है और हम उन चारों ऑप्शन को देख बता सकते हैं कि यह इससे संबंधित है या इस अनुच्छेद से संबंधित है या इस भाग से संबंधित है या इस अनुसूची से संबंधित है। तो आइए हम चर्चा करते हैं भाग पर, भाग के बारे में जानते हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। दोस्तों जैसा कि आप ऊपर देख रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है भाग, ये है भाग। तो हमारे पास दोस्तों प्रारंभ में कितने थे जब मूल संविधान, मतलब मूल संविधान का मतलब ही होता है दोस्तों जो बिना संशोधन के, बिना परिवर्तन के हूबहू रख दिया गया हो। 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ, जिसमें 22 भाग। दोस्तों कितने भाग थे टोटल? तो हम कह सकते हैं 22 भाग। 22 भाग थे, 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियाँ थी, जो कि वर्तमान में 12 अनुसूची है। 22 भाग है और 395 हैं, लेकिन कुछ जोड़ दिए गए अ ब स करके, तो 444 लगभग अनुच्छेद हो गए हैं और लगभग 26 भाग हो गए हैं। इस प्रकार से हम देख सकते हैं। अभी हम चर्चा करेंगे, देखेंगे कौन कौन से भाग जोड़े गए हैं। आइए दोस्तों देखते हैं। आज हम बात करेंगे भाग नंबर किसकी दोस्तों? अगर हम भाग नंबर 1 की करें, भाग नंबर अगर हम 1 की चर्चा करें दोस्तों, तो भाग 1 में हमारा क्या है? संघ एवं राज्य क्षेत्र। अर्थात हम कह सकते हैं कि संघ से संबंधित या राज्य क्षेत्र से संबंधित जो भी परिवर्तन होगा, जो भी प्रावधान हुए होंगे, जो भी विषय आएंगे, उसे हम कह सकते हैं कि यह भाग 1 का विषय है, अनुसूची 1 का विषय है, अनुच्छेद 1 का विषय है, ऐसा हम मानते हैं। तो जब भी कभी भी कहीं आपको संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित विषय पर कोई भी नया राज्य बन रहा हो, नए राज्य का नाम परिवर्तन हो रहा हो, सीमाओं से संबंधित हो, उनके न्याय से संबंधित हो, तो हम कह सकते हैं कि यह भाग नंबर 1 की चर्चा करता है। दोस्तों हमने अनुसूची में भाग 1 के बारे में आपसे बताया था, अनुसूची 1 के बारे में आपसे हमने चर्चा कर लिया है। तो हम बता सकते हैं कि भाग 1 जो है वह संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करता है। अब दोस्तों पूछेगा, अब मान लीजिए 1 और 4 के बीच में किसी के नाम परिवर्तन की बात कर रहा है या सीमाओं, किसी राज्य की सीमाओं की बात कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि वह अनुच्छेद 1 से 4 के बीच की ही चर्चा कर रहा होगा। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि जो पहला भाग है वह अनुच्छेद 1 से 4 के बीच की चर्चा करता है संघ एवं राज्य क्षेत्र के विषय पर। तो अगर कभी भी आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बताइए संघ या राज्य की सीमाओं से संबंधित हम किस अनुच्छेद की चर्चा कर सकते हैं, तो हम कह सकते हैं अनुच्छेद 1 से 4 के बीच हम चर्चाएं करते हैं। वो कौन सा अनुच्छेद है दोस्तों, अभी आपको नहीं जानना है ना, आपको मैं बताऊंगा इस टॉपिक पर। क्योंकि कब बताऊंगा? जब मैं आपको बताऊंगा पहला भाग अच्छे से, जब मैं आपको उसके बारे में चर्चा करूंगा। अभी हमको इतना जानना है कि भाग 1 में क्या है, कौन कौन से विषय हैं और एक किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक चर्चा करता है। तो दोस्तों मैं कह सकते हैं कि जो संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात करता है भाग 1, अनुच्छेद 1 से लेके 4 के बीच इसकी चर्चा की गई है।
फिर दोस्तों हम चर्चा करेंगे किसकी दोस्तों, भाग 2 की। जो भाग 2 है दोस्तों, यह चर्चा करता है, भाग 2 चर्चा करेंगे दोस्तों, ये नागरिकता की बात करता है, सिटीजनशिप की बात करता है। जैसा कि आप जानते होंगे अमेरिका में दोहरी नागरिकता है और भारत में एकल नागरिकता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि हम अगर उत्तर प्रदेश के हैं तो इसका मतलब नहीं कि हमारी नागरिकता केवल उत्तर प्रदेश की ही होगी, हम संपूर्ण भारत में भ्रमण कर सकते हैं, क्योंकि हमको नागरिकता पूरे भारत की मिली है। वन नेशन वन कार्ड जो भी योजनाएं भी आपके सामने चल रही है, जानते एक राष्ट्र एक कार्ड की योजना चल रही है, वो भी इसी का ही प्रमाण पत्र है। बहुत सारे ऐसे योजनाएं आई हैं, आधार कार्ड को ही ले लीजिए, भारत से ही लिंक हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो नागरिकता संबंध अर्थात हम भारत के नागरिक हों, ऐसे प्रावधान इसमें किए गए हैं। मतलब हम भारत के नागरिक, हमें नागरिकता कैसे मिली है और किसको क्या क्या नागरिकता मिलेगी, कौन बाहर से यहाँ आ सकता है, प्रवासी भारतीय कौन है, कौन विदेशों में जाके रह रहा है, और कौन भारत के आज़ाद होने से पहले किसको नागरिकता मिली, कैसे मिली है, या 1947 के बाद किसको नागरिकता मिलेगी, किसको नहीं मिलेगी। इसके लिए बहुत सारे प्रावधान किए गए हैं, जिनकी चर्चाएं हम आपसे करेंगे जब पढ़ेंगे नागरिकता। अभी हमको कुल इतना जानना है कि भाग 2 जो है वह चर्चा करता है किसकी, नागरिकता की। अब भाई आप सोचिए, हमको अगर हम किसी भी राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं तो हमको उसकी नागरिकता मिलनी चाहिए। तो हम ऐसे याद कर सकते हैं कि अगर हम किसी भी राज्य क्षेत्र में रह रहे हैं, किसी भी संघ क्षेत्र में रह रहे हैं, तो हमें पता होना चाहिए कि हम उस देश या उस राज्य क्षेत्र के नागरिक हैं। तो हम याद कर सकते हैं कि संघ राज्य क्षेत्र के बाद नागरिकता की जिक्र किया गया है, वो है अनुच्छेद 5 से 11। 5 से 11 के बीच हम नागरिकता के विषय को समझने का प्रयास करेंगे आने वाली क्लासेस में। फिर दोस्तों हम बात करते हैं मौलिक अधिकार की, फंडामेंटल राइट्स की। हमको कुछ दायित्व दिए गए हैं, हमारे कुछ अपने अधिकार हैं जिनका हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अपने अधिकारों का हम सही प्रयोग कर सकें, हमारे अधिकारों का हनन ना हो। हमारा जो हमको अधिकार दिया गया है, चाहे व्यक्तिगत हो, चाहे वो सामूहिक हो, चाहे सामाजिक हो, जो भी अधिकार है, जो भी उत्तरदायित्व हमको दिया गया है, उसका हम निर्वहन सही तरीके से कर सके, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी दबाव ना हो। और इसके लिए अगर हमारे अधिकारों से कोई हमको रोकता है तो इसके लिए हमको सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खुला हुआ दिखाई मिलता है, हाई कोर्ट का दरवाज़ा हमको खुला हुआ दिखाई नज़र आता है, जिसके लिए हम कहते हैं अनुच्छेद 32 और 226 का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो अगर हमारे अधिकारों का हनन कहीं होता है तो अनुच्छेद 32 और 226 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं। तो अर्थात हम कह सकते हैं कि जो मौलिक अधिकार है वह भाग 3 में है, जो हमारे अधिकारों। अब देखो दोस्तों, हमें क्या मिल गया, हमें राज्य मिल गया, राज्य मिल गया तो हमें नागरिकता मिल गई उस राज्य का। जब नागरिकता मिल गया तो हम चाहेंगे ना कि हमें हमारा अधिकार भी मिले। तो हमने क्या किया, पहले हम राज्य के पास गए, राज्य हमको मिल गया तो हम अपनी नागरिकता वहाँ से लिए। जब नागरिकता मिल गई तो फिर हमने अपने अधिकार का प्रयोग करना शुरू कर दिया। अब दोस्तों, जब हमने अपने अधिकार का प्रयोग करना शुरू कर दिया तो हमारे सामने कुछ, हाँ दोस्तों, आपके पास पता होना चाहिए इसकी जो चर्चाएँ की जाती हैं वो की जाती हैं 12 से 35। तो भाग 3 मौलिक अधिकार अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक चर्चा की जाती है कि 12 से 35 बीच में जितने भी मौलिक अधिकार से संबंधित प्रावधान होंगे वो आपको अनुच्छेद 12 से 35 के बीच ही क्या हो देखने को मिलेगा। फिर दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, राज्य की नीति निदेशक तत्व की, डीपीएसपी। दोस्तों, जो राज्य की नीति के निदेशक तत्व हैं, इस पर चर्चा की जाती है कि राज्य लोक कल्याणकारी नीति कैसे अपनाएगा। अर्थात लोक कल्याण के लिए, राज्य द्वारा लोक कल्याण के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं, कुछ कार्य क्षेत्र बांटे गए हैं, उस पर चर्चाएं की जाती हैं। इसका जो अनुच्छेद दोस्तों वो है 36 से 51। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि जो डीपीएफसी है या डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी जो है वो किस भाग में है। तो आप कहें दोस्तों भाग 4 में राज्य के नीति तत्व की चर्चा की गई है, जो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच देखने को मिलता है। तो 36 से 51 के बीच जो अनुच्छेद है उसमें समस्त नीति निर्देशक तत्व के प्रावधान की चर्चा की गई है। अब दोस्तों हम बात करते हैं, अब देखिए दोस्तों, एक संशोधन होता है 42वां संविधान संशोधन 1976। 1976 में एक संशोधन होता है जिसका नाम होता है 42वां संविधानिक संशोधन, मतलब 42। ठीक, तो 42वें संविधानिक संशोधन 1976 में एक संशोधन किया जाता है जिसमें भाग 4 क को जोड़ा जाता है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे क्या कर्तव्य हैं, हमारे क्या दायित्व हैं। मतलब अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए हमें कुछ संविधान के मूलभूत आधार दिए गए हैं, मूलभूत अनुच्छेद दिए गए हैं, जिन पर हम चर्चाएं करते हैं या अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं। तो अपने कर्तव्य, राष्ट्र के हित में, समाज के हित में जो हम अपने कर्तव्य का निर्वहन कर सकते हैं, पालन कर सकते हैं, उन सभी प्रावधानों पर, उन सभी विचारों पर चर्चा की गई है।
51 का अनुच्छेद के अंदर इसकी चर्चा की जाती है दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत। अर्थात हम कह सकते हैं 4 का वह भाग है जिसमें मूल कर्तव्य की चर्चा की गई है, जिसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत दोस्तों? 51 क के अंतर्गत। अब हम दोस्तों चर्चा करते हैं 5 की। जो भाग 5 है दोस्तों, वह संघ सरकार की चर्चा करती है। संघ सरकार का मतलब दोस्तों केंद्र सरकार, अर्थात केंद्र सरकार जो है वह भाग 5 के अंतर्गत उसकी व्यवस्था की गई है। अब वह है 52 से 151। दोस्तों याद कैसे करेंगे? आपका पता है 36 से 51 तक आपका डीपीएसपी है और 51 का आपका क्या है दोस्तों? मूल कर्तव्य है। तो 52, 51 का क्या 52 बचता है। तो 52 से लेकर इधर कितना दोस्तों? 151 तक संघ सरकार को अधिकार, और भी अन्य अनुच्छेदों में भी संघ सरकार अपना हस्तक्षेप करती है, लेकिन मूल रूप से जो व्यवस्थाएं दी गई हैं केंद्र सरकार को लेकर, वह व्यवस्थाएं दी गई हैं भाग 5 में। और वह किसकी बात करता है दोस्तों? केवल संघ सरकार की बात करता है। मतलब संघ सरकार या केंद्र सरकार संबंधित जितने भी विषय रखे गए होंगे, जितने भी प्रावधान किए गए होंगे संविधान में, वो अनुच्छेद 52 से लेकर 151 के बीच उनकी चर्चाएं की जाती है दोस्तों। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब दोस्तों, अब चूंकि हम संघ सरकार की बात कर रहे हैं, तो संघ सरकार चूंकि किससे मिलकर बना है? राज्य से मिलकर बना है। तो कुछ राज्य सरकार के भी दायित्व होंगे, कुछ राज्य सरकार के भी कर्तव्य होंगे, कुछ राज्य सरकार को भी अधिकार क्षेत्र दिए गए होंगे। आइए हम उन पर चर्चा करते हैं। तो जो दोस्तों भाग 6 है वह राज्य सरकार की बात करता है। वह 152 से 237, अर्थात दोस्तों 152 से 237 वह अनुच्छेद है जो मूल रूप से किसकी बात करता है? राज्य सरकार के कर्तव्य से, राज्य सरकार के शक्ति से, राज्य सरकार के जो भी राज्य सरकार के उत्तरदायित्व हैं उनकी चर्चाएं करती है। तो हम दोस्तों कह सकते हैं कि भाग 6 वह है जिसमें राज्य सरकार संबंधित प्रावधान या राज्य सरकार संबंधित अनुच्छेदों की चर्चा की जाती है। वे अनुच्छेद कौन होते हैं दोस्तों? 152 से 237। आइए दोस्तों हम अब चर्चा करते हैं किसकी? 8वें भाग की। 8वां भाग जो दोस्तों है वो है संघ राज्य क्षेत्र। संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र मतलब दोस्तों क्या होता है? जो केंद्र के अधीन हो, अर्थात जो संघ के अधीन हो, मतलब जिस पर शासन किसका हो? केंद्र का हो, लेकिन कार्य क्षेत्र किसका हो? राज्य का हो। तो संघ राज्य क्षेत्र, राज्य वो कैसा हो? डिपेंड हो किस पे? केंद्र पर। तो ऐसे राज्य को हम बोलते हैं केंद्र शासित प्रदेश, अर्थात जिन पर केंद्र का शासन हो। शासन कोई भी करे, लेकिन जो आधिपत्य है और मुख्य रूप से किसका होता है? केंद्र का होता है। केंद्र के अधीन रह के वो क्या करते हैं दोस्तों? कार्य करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे संघ राज्य क्षेत्र नामक जो विषय है वह किस भाग के अंतर्गत रखा गया है, दोस्तों आप कहोगे भाग 8। तो जो भाग 8 है वह संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है दोस्तों। अनुच्छेद 239 से लेके 242 तक इनकी चर्चाएं की गई हैं। अब आपके मन में दोस्तों बात यह आएगा कि 7वां भाग कहाँ गया? तो दोस्तों 7वां जो भाग है, यहाँ मैंने इसको नोट कर दिया है। जो 7वां भाग है वह 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत इसको दोस्तों क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। निरस्त क्यों कर दिया गया दोस्तों? उसके पीछे कारण था क्योंकि यह भी राज्य से संबंधित विषय पर चर्चा करता था। और चूंकि राज्य से संबंधित विषय चर्चा करता था, जैसा कि हम अनुसूची 1 और अनुसूची भाग 1 में देख लिया है, संघ और राज्य क्षेत्र के बारे में चर्चाएं की जाती हैं। तो चूंकि यह भी कुछ राज्य से संबंधित ही विषयों पर कुछ चर्चाएं किया करता था, तो इसकी हमको आवश्यकता समझ में नहीं आई, जिसकी वजह से हमारे संविधानविदों ने क्या किया? इसमें संशोधन किया गया। और संशोधन के माध्यम से हमने क्या देखा कि जो 7वां भाग था उसे दोस्तों क्या कर दिया गया? निरस्त कर दिया गया। तो 7वां भाग 7वें संविधान संशोधन 1956 के तहत क्या हो गया दोस्तों? निरस्त कर दिया गया। अगर आपसे कोई पूछे मुझे क्या था 7वें का विषय क्या था, तो आप कह सकते हैं राज्य संबंधित विषय पर, इनमें राज्य से संबंधित विषय पर चर्चाएं की गई थी। आइए दोस्तों बात करते हैं हम किसकी? भाग 9 की। दोस्तों जो भाग 9 है वह मतलब पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है। जो पंचायती राज व्यवस्था है दोस्तों, पंचायती मतलब ग्राम स्तर पे एक पंचायत का निर्माण किया जाएगा। उनकी शक्ति क्या है, अर्थात उनकी शक्ति क्या है, उनके कार्य क्या हैं, ठीक है, उस पर एक प्रावधान बनाया गया है ग्राम स्तर पर गांव का विकास के लिए। ठीक है, हम जैसा कि हम सभी जानते हैं कि भारत एक ऐसा देश है जहाँ पे त्रिस्तरीय सरकार है। सबको होता है केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अच्छे से पता है। तो केंद्र सरकार है, राज्य सरकार है और स्थानीय सरकार है, जिसे बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। तो जो पंचायत भाग 9 जो है दोस्तों, वहाँ पंचायत की बात करता है, पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है, जिसको अनुच्छेद 243 आप याद करिएगा। कभी कभी बड़े एग्जामों में 243 से पूछ लेता है 243 कहाँ तक। तो 243 से 243 तक हिंदी वाले हो तो समझ लें त थ द
ठीक, तो यहाँ अड़ा की बात मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे इस प्रकार से अड़ा। तो 243 से लेके 243 से लेके 243 अड़ा तक हम किसकी बात करते हैं दोस्तों? भाग 9 की बात करते हैं, पंचायती राज व्यवस्था की बात करते हैं। कभी कभी एग्जाम में क्यों आपको अनुच्छेद 243 दे देगा, तो दोस्तों घबराना नहीं है, 243 ही सही रहेगा। ठीक दोस्तों, तो अगर हम कहें भाग 9 क्या है, तो भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है। अनुच्छेद 243 से लेके 243 अड़ा तक में इसकी चर्चा की गई है। फिर दोस्तों 9 क है, 9 का आपको देखने से लग रहा है कि जोड़ा गया है, संविधान में संशोधन कर इसको ऐड किया गया है भाग में। तो 9 क को 74वें संवैधानिक संशोधन, आपको पता होना चाहिए 74वें संवैधानिक संशोधन 1992-1993 में नगर पालिका शब्द का प्रयोग किया गया, अर्थात नगर पालिका शब्द को जोड़ा गया। अर्थात हम कह सकते हैं कि भाग 9 क में 74वें संवैधानिक संशोधन 1992-1993 में नगर पालिका शब्द को जोड़ा गया। इसके अंतर्गत दोस्तों क्या रखा गया, 243 त से लेके 243 छ तक के प्रावधान इसमें किए गए हैं। 243 ही आपको जानना है कि 243 के अंतर्गत ही सारा काम हो रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि नगर पालिका शब्द को कहाँ जोड़ा गया है, तो आप कह सकते हैं भाग 9 क में नगर पालिका शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसको 74वें संवैधानिक संशोधन 1992-1993 के अंतर्गत जोड़ा गया। इसे अनुच्छेद 243 त से लेकर 243 छ तक में इसकी चर्चा दोस्तों की गई है। आइए दोस्तों हम चर्चा करते हैं किसकी, भाग 10 की। अभी आपको बताएंगे याद कैसे करना, अभी मैं एक स्टोरी रूप आपको बता दूंगा, आप कभी भूलेंगे नहीं। अभी केवल भागों की चर्चा मैं आपसे कर रहा हूँ, जिससे कि आपके मस्तिष्क में कौन से भाग में क्या क्या है वो आपके दिमाग में रह सके। तो अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र के लिए प्रावधान किया गया है भाग 10 में। मतलब कुछ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र हैं जिनके विषय पर चर्चाएं की गई हैं भाग 10 में। अगर आपसे कोई पूछे भाग 10 में संविधान संबंधित क्या प्रावधान किए गए हैं या कौन से अनुच्छेद जोड़े गए, कौन से विषय जोड़े गए हैं, तो आप कह सकते हैं कि भाग 10 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातीय, अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र के लिए प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 244 से लेकर अनुच्छेद 244 क तक। तो हमको 244 दोस्तों याद रखना है कि 244 वह अनुच्छेद है जिसके अंतर्गत अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र के लिए प्रावधान किया गया है, जिसे भाग 10 में जगह दिया गया है। भाग 10 अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र की बात करता है, अनुच्छेद 244। फिर दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, भाग। अब दोस्तों आइए हम फिर से रिकॉल करते हैं। अगर हमसे कोई पूछे भाग 1 क्या है, तो हम कह सकते हैं संघ एवं राज्य क्षेत्र से संबंधित जो भी प्रावधान हुए होंगे वो भाग 1 में आएंगे, अनुच्छेद नंबर 1 से 4। भाग 2 क्या है दोस्तों, नागरिकता। नागरिकता में क्या भाग, चूंकि 4 तक हम बात कर चुके हैं तो 5 से 11 आपको याद। भाग 3 क्या है दोस्तों, मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार में क्या है, अनुच्छेद 12 से 35। भाग 4 क्या है दोस्तों, राज्य के नीति तत्व, जो राज्य के कल्याणकारी की बात करता है, वो किसमें दोस्तों हैं, तो 36 से 51। फिर 4 क क्या है दोस्तों, मौलिक कर्तव्य। 21 की बात करता है तो व्यक्ति के कर्तव्यों से संबंधित है, जो राष्ट्रहित में जो अपने कर्तव्य का पालन कर सके, अनुच्छेद 51 क। इसे कब जोड़ा गया दोस्तों, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 में इसको जोड़ा गया। फिर बात करते हैं भाग 5 की। भाग 5 मतलब संघ सरकार, जिसकी 5 उंगली क्या हो दोस्तों, घी में हो, वो केंद्र सरकार के ही हाथ में ही हो सकता है। केंद्र सरकार ही क्या चारों तरफ से अपने पावर का प्रयोग करती है। तो 5 मतलब जिसकी 5 उंगली किसमें, घी में हो। तो याद कर लीजिए 5वां क्या है, संघ सरकार या केंद्र सरकार की बात करते हैं। 6 क्या है दोस्तों, जो भाग 6 है वह बात करता है किसकी, राज्य सरकार की बात करता है। तो भाग 6 में राज्य सरकार को जगह दिया गया है। ठीक, भाग 7 जो दोस्तों 7वें संवैधानिक संशोधन 1956 के तहत क्या इसको निरस्त कर दिया गया है। भाग 8 किसकी बात करता है दोस्तों, संघ और राज्य मतलब संघ या केंद्र शासित प्रदेश की बात करता है, या संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है, ठीक है, जो संघ के अधीन हो। भाग 9 में क्या है दोस्तों, तो नगर पंचायत या पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है। 9 क क्या है दोस्तों, तो आप कह सकते हैं नगर पालिका की बात करता है, जिसको 74वें संविधान संशोधन 1992-1993 के तहत जोड़ा गया। अगर हम भाग 10 की चर्चा करें दोस्तों, तो भाग 10 जो है वह अनुसूचित जाति एवं जनजातीय क्षेत्र की बात करता है। तो इस प्रकार से हमने क्या देखा दोस्तों, 10 भाग हमने देखा, हमें तक अभी तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों हम बात करेंगे 11 से लेके 20 तक, कुछ 11 से लेकर 22 तक करेंगे, लेकिन वही अनुच्छेद हम चर्चा कर रहे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्य अनुच्छेदों को आपसे ऐसे जनरली आपसे हम जिक्र कर देंगे कि क्या है कैसे है दोस्तों। अगर हम बात करें अनुच्छेद 11 की, जो अनुच्छेद 11 है दोस्तों वह संघ एवं राज्य क्षेत्र के बीच संबंध की बात करता है। अर्थात संघ और राज्य मिलकर किस तरीके से प्रशासनिक या वित्तीय
कौन जो भी व्यवस्थाएं हमारे दी गई हैं उनको किस तरीके से चलाएंगे, कैसे चलाएंगे, उनके बीच संबंध कैसा रहेगा। अब तो उन्हीं की बात ये करता है भाग 11। 11 से लगता है, देखो अगर दोस्तों देखिए 11 है, एक और एक समान है, मतलब संघ और राज्य के बीच जो संबंध है, संबंध मतलब होता है आपस में जो भी कार्य करेंगे मिलजुल करेंगे, मतलब उनके बीच जो रिलेशन है वो कैसा होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, सहज होना चाहिए। जब हमारे संबंध सहज होंगे, सरल होंगे, तो हमारा जो कार्य क्षेत्र है, हमारा जो विकास है वो क्या अच्छा होगा। तो भाग 11 जो है एक एक की बात करता है। भाग 11 मतलब नहीं 9 2 11 हो जाना। भाग 11 मतलब होता है दोस्तों कि संघ और राज्य के बीच जो रिलेशन है वो बना रहे और देश का विकास भी होता रहे। तो देश के विकास के सर्वांगीण विकास में इन दोनों का जो संबंध है वो जब अच्छा रहेगा, सरल रहेगा, सहज रहेगा, तो देश का विकास सही तरीके से होगा। तो संघ और ऐसे हम इसलिए बार बार ऐसे बोल रहा हूँ जिससे कि आपको याद हो जाए। तो जो भाग 11 है वहाँ संघ और राज्य के बीच संबंध कैसा है उसकी बात करता है। प्रशासनिक संबंध हो गया और वित्तीय संबंध हो गया और भी अन्य प्रकार के संबंध जो भी उनके बीच हैं वो देखने को मिलेंगे। 245 से 263 के बीच में इनकी चर्चाएं करते हैं। दोस्तों हम बात करेंगे 12 की, तो भाग 12 जो है वो वित्त संबंधी, वित्त हो गया, संपत्ति हो गया, इन सब की चर्चाएं करता है। मतलब फाइनेंशियल, जितने भी फाइनेंशियल संबंधित वाद होंगे, संविदाएं होंगी, परिसंपत्ति होगी, या फिर हम कह सकते हैं वित्त हो गया, उनकी चर्चाएं हम 263 से 300 क के बीच में करते हैं। दोस्तों इसमें एक शब्द है 300 क, अनुच्छेद है 300 क जो दोस्तों वो अनुच्छेद 31 का ही भाग है। अनुच्छेद 31 जो था वो दोस्तों वो संपत्ति का अधिकार था, जिसे मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बना दिया गया, सांविधिक अर्थात कानूनी अधिकार बना दिया गया। किसमें 300 क में। तो दोस्तों इसकी हम चर्चाएं करेंगे जब मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। तो अभी हमको ये जानना है जो 300 क है वह क्या है, संपत्ति का अधिकार है। ये जो अनुच्छेद 31 कभी हुआ करता था वर्तमान में क्या है दोस्तों, एक कानूनी अधिकार हो गया है। तो अगर हमसे कोई पूछे वित्त हो गया, संपत्ति हो गया, संविदा हो गया, अगर इन सब की चर्चाएं को कहीं देखने मिलती है तो दोस्तों हम कह देंगे यह भाग 12 का हिस्सा है। ठीक, अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक तो मैंने आपसे चर्चा कर लिया है, 263 से 300 क तक। अब दोस्तों हम बात करते हैं किसकी, दोस्तों आपके मन में एक और शब्द आएगा 9ख। 9ख भी आपके सामने जोड़ा गया था संविधान संशोधन के तहत। आइए जो 9ख है दोस्तों उसको 97वें संविधान संशोधन 2011, एक शब्द है सहकारी समितियां। कुछ समितियां बनाई गई थी, ठीक है, कोऑपरेटिव कमेटी। तो एक समिति थी जिसका नाम था सहकारी समिति, इसको भी जोड़ा गया था किसमें, 97वें संविधान संशोधन 2011। 2011 में एक संशोधन होता है भाग को लेकर, 97th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो 97वें संविधान संशोधन 2011 के अंतर्गत एक शब्द जोड़ा गया सहकारी समिति। तो सहकारी समिति जो भाग 9ख का स्थान लिया, ये भी अनुच्छेद 243 का ही हिस्सा है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि जो सहकारी समिति है ये कब जोड़ा गया, तो आप कहेंगे 97वें संशोधन 2011 में जोड़ा गया, जिसका विषय क्या था, विषय कह सकते हैं कि 9ख में इसको जोड़ा गया। इसका अनुच्छेद जो है वो 243 है। दोस्तों अब हम बात करते हैं किसकी, अब बात करते हैं अनुच्छेद 14 की, भाग 14 की। भाग 14 क्या हो सकता है, भाग 14 क्या है, तो दोस्तों जो भाग 14 है वो है संघ एवं राज्य के अधीन जो सेवाएं दी जाती हैं, जैसे कि आप जानते होंगे IAS, IPS और IFS। तो हमारे यहाँ जो सर्वोच्च पद हैं, जो सरकारी सेवाएं हैं, ठीक है, संघ लोक सेवा आयोग हो गया, राज्य लोक सेवा आयोग हो गया, ये जो इनके माध्यम से जो सेवाएं हमको प्रदान की जाती हैं उनकी चर्चाएं हम भाग 14 में करते हैं। तो जो भाग 14 है वह संघ हो गया एवं राज्य के अधीन जितनी भी सेवाएं दी जाती हैं उनकी हम चर्चा करते हैं, जैसे कि IAS हो गया, IPS हो गया, IFS हो गया, है ना। इन सब की चर्चाएं हम किसमें करते हैं दोस्तों, किसके अंतर्गत, भाग 14 के अंतर्गत करते हैं। और इनको अनुच्छेद 308 से लेकर 323 के बीच जगह दिया गया है। कभी के क्वेश्चन पूछ ही लेता है आपसे कि बताइए संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं उन्हें किस भाग के अंतर्गत रखा गया है, तो आप दोस्त बताओगे दोस्त कि भाग किसके अंतर्गत, तो बताओगे भाग 14 के अंतर्गत राज्य, संघ और राज्य के अधीन सेवाओं का जिक्र किया गया है, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। फिर दोस्तों हम बात करते हैं भाग 14 क। जो भाग 14 का है दोस्तों इसे 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था। इसमें अधिकरण नामक टॉपिक को जोड़ा गया था। आगे हम जब कभी चर्चाएं करेंगे भाग 14 की तो फिर 14 का भी उसमें हम आपको बताएंगे 14 क्या क्या है। बस आपसे कभी पूछ लेता है, एग्जाम ही है, एग्जामिनर के ऊपर होता है क्या पूछ ले, अगर वो पूछ ले कभी बताइए भाग 14 का
क्या है, तो आप कहोगे अधिकरण से संबंधित है। इसको कब जोड़ा गया, तो आप कहोगे 42वें संवैधानिक संशोधन 1976 में इसका जिक्र किया गया। दोस्तों यही सब संशोधन होते हैं जिसके माध्यम से भागों की संख्या बढ़ी। अब दोस्तों हम बात करते हैं भाग 15 की। भाग 15 दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। निर्वाचन प्रक्रिया जो हमारे यहाँ होती है, जो निर्वाचन होता है जिसके माध्यम से चुनाव वगैरह संपन्न कराया जाता है, तो निर्वाचन से संबंधित जो पद्धति है उसे किस भाग में रखा गया है, तो दोस्तों आप याद रख लीजिएगा भाग 15 जो है वह निर्वाचन की प्रक्रिया या निर्वाचन से संबंधित है। उसमें 324 से लेकर 329 क तक की व्यवस्था की गई है। अर्थात 324 से लेकर 329 क के बीच में जितने भी अनुच्छेद या जितने भी अनुच्छेदों की चर्चा की गई है और उन पे जो भी प्रावधान है, जो भी प्रक्रिया अपनाई गई है, वे सब के सब निर्वाचन के अंतर्गत आए ये दोस्तों। तो अनुच्छेद जो 15 है दोस्तों और भाग जो 15 है दोस्तों वह निर्वाचन से संबंधित है, जो 324 लेके 329 के बीच इसका जिक्र किया जाएगा। फिर दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है भाग 17 राजभाषा। अब हमने आपसे चर्चाएं की थी अनुसूची में कि कुल मूल रूप से 14 भाषा थी, बाद में 22 भाषा हो गई, कौन कौन सी भाषा जोड़े गए, तो उसी की चर्चा यहाँ की जाती है भाग 17 में। भाग 17 जो है वह राजभाषा की बात करता है। अभी तक कोई भी राष्ट्रभाषा हमारा नहीं है, अंग्रेजी को भी राजभाषा में स्थान नहीं मिला है। तो 343 से लेकर 351 के बीच अगर कोई भी प्रावधान हो रहा है या कोई भी प्रक्रिया अपनाई या कोई परिवर्तन आपको देखने को मिलता है तो समझ जाइए कि राजभाषा से संबंधित चर्चाएं हैं। कोई भी उद्देश्य हो सकता है लेकिन उद्देश्य क्या होगा, राजभाषा ही होगा। तो 343 से लेकर 351 के बीच दोस्तों जो चर्चाएं की जाती हैं वो चर्चाएं की जाती हैं आपकी राजभाषा से संबंधित, जो किसमें दोस्तों भाग 17। तो भाग 17 जो है वह राजभाषा से संबंधित है, जिनका जिक्र हम 343 से लेकर 351 के बीच करते हैं। फिर दोस्तों हम बात करते हैं भाग 18 की। जो भाग 18 है दोस्तों वह आपात उपबंध इमरजेंसी प्रोविजन की बात करता है। जैसे कि आप जानते हो राष्ट्रीय आपात 352, 356 आपका है राष्ट्रपति शासन और 360 जो है वो क्या है वित्तीय आपात है या फाइनेंशियल ठीक इमरजेंसी प्रोविजन है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे यहाँ जो आपात उपबंध है वह अनुच्छेद 18 के भाग 18 के अंतर्गत रखा गया। दोस्तों बार बार अनुच्छेद निकल जाता है। तो भाग 18 के अंतर्गत किसकी चर्चा की गई है, आपात उपबंध की चर्चा की गई है। आपात उपबंध कहाँ से दोस्तों 352 से 360। अगर कभी भी इमरजेंसी प्रोविजन से संबंधित कोई भी चर्चाएं आपको संपर्क एग्जाम या कहीं पूछता है तो एक मोटा मोटा आप आइडिया लगा सकते हैं कि 352 और 360 की भी चर्चा करता है। मुख्य रूप से आपको 352, 356, 360 के बारे में पता होगा तो अन्य अनुच्छेदों के बारे में आप कोरिलेट कर सकते हैं एक अनुभव के साथ या स्टडी के दौरान। तो हम कह सकते हैं जो भाग 18 है दोस्तों वह आपात उपबंध की चर्चा करता है, जो कि 352 से 360 के बीच इसकी चर्चाएं की गई हैं। अब दोस्तों हम बात करते हैं भाग 20 की। जो भाग 20 है दोस्तों, अब चूंकि जितनी भी प्रक्रियाएं आप देख रहे हैं, जैसा कि आपने देखा 4 क 7 9 क 9 ख 14 क जितने भी आपने देखा कि जो भी परिवर्तन हो रहा है, जो भी संशोधन हो रहा है, ये कहीं ना कहीं भाग 20 का क्या है दोस्तों हिस्सा है। संविधान का संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, मतलब जो भी प्रक्रियाएं आप ऊपर जितने भी संशोधन आपको देखने को मिलते हैं वह कहीं ना कहीं भाग 20 का ही चर्चा उसमें होती है। तो संविधान संशोधन भाग 20 में है अनुच्छेद 368। हम कह सकते हैं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत संविधान का संशोधन संबंधी प्रावधान रखा गया है और इसी के अंतर्गत भाग 20 है। और 20 अगर हम कहें कहीं भी आपको संशोधन देखने को मिलता है पूरे संविधान में, कहीं भी किसी भी प्रकार का अमेंडमेंट, किसी भी प्रकार का संशोधन अगर आपको देखने को मिलता है तो आप समझ जाइएगा कि अनुच्छेद 368 का प्रयोग कर रहा है या 368 का प्रयोग किया गया है। और संविधान का संशोधन, चूंकि संविधान में हो रहे हैं संशोधन, इसलिए हम इसको संविधान का संशोधन नामक शब्द से प्रयोग करते हैं, जिसका प्रयोग हम क्या करते हैं दोस्तों भाग 20 में किया गया है। ये कुछ इंपॉर्टेंट भाग थे दोस्तों जिसको हमें और आपको जानना था। तो अगर आप कभी अगर आपसे क्वेश्चन पूछे तो उम्मीद करते हैं आपके जो महत्वपूर्ण भाग थे, अनुच्छेद थे या उनके जो विषय थे वो आपके मस्तिष्क में रहेगा। तो दोस्तों आइए फिर से रिकॉल करते हैं। भाग 1 संघ और राज्य क्षेत्र की बात करता है, भाग 2 नगर पालिका की बात करता है, भाग 3 मौलिक अधिकार की बात करता है 12 से 35, भाग 4 राज्य की नीति के निषेध तत्व की बात करता है 36 से 51, 4 क मूल कर्तव्य की बात करता है 42वें संविधान संशोधन 1976 51 का, भाग 5 संघ सरकार की बात करता है अर्थात केंद्र सरकार की बात करता है 52 से 151, भाग 6 राज्य सरकार की बात करता है 152 से 237, भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र की बात करता है 239 से 242, भाग 9 पंचायती राज व्यवस्था की बात करता है 243 से 243 और भाग 9 का 74वें संविधान संशोधन 1992 में नगर पालिका स्तर को जोड़ा गया 243 में, नौखा में सहकारी समिति को जोड़ा गया 97वें संविधान संशोधन 2011 में,
10वें भाग में अनुसूचित जाति एवं जनजाति क्षेत्र की बात करता है। 11वां भाग संघ एवं राज्य क्षेत्र के बीच संबंधों की बात करता है 245 से 263। भाग 12 वित्त संपत्ति संविदा और वाद संबंधी विषयों में चर्चा करता है। भाग 14 जो है वह संघ एवं राज्य के अधीन सेवाओं की बात करता है। 14 क जो 14 क है उसे 42वें संशोधन 1976 दोस्तों जोड़ा गया, जिसमें अधिकरण नामक शब्द को जोड़ा गया। इसके बाद हम आगे चर्चाएं करेंगे। भाग 15 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किए गए हैं 324 से 329। 17 जो है वो राजभाषा की बात करता है 343 से 351। और जो भाग 18 है वो आपात उपबंध है, अर्थात आपातकालीन जो उपबंध किए गए हैं भारत में उसकी बात करता है 352 से 360। और 20 जो है जितने भी संशोधन हमारे भारत में देखने को मिलते हैं वो भाग 20 के अंतर्गत ही देखने को मिलते हैं। और यहाँ कौन सा भाग है दोस्तों? 362। इस प्रकार दोस्तों ने देखा कुछ महत्वपूर्ण भाग थे जिनकी चर्चाएं मैंने आपसे किया। 7वें भाग जो है वो 7वें संशोधन 1956 की तरह निरस्त कर दिया गया, जो कि राज्य से संबंधित विषय पर चर्चाएं करता था। आवश्यकता हमको समझ नहीं है, हमने उसके निरस्त कर दिया। कुछ दोस्तों भाग और हैं। भाग 13, मैं बार बोल रहा हूँ, भाग 13, भाग 16, भाग 19, भाग 21, भाग 22। तो भाग 13, भाग 16, भाग 19, भाग 21, भाग 22 जिनका हमने जिक्र इस पूरे प्रावधान में नहीं किया, मतलब इस पूरे प्रोसीजर में नहीं किया है, इसको आप किताबों के माध्यम से या फिर अन्य किन्हीं स्रोतों के माध्यम से आप देख लीजिएगा। बहुत से ऐसे स्रोत हैं जहाँ आपको अनुच्छेद भाग देखने मिलेंगे 13, 16, 19, 21, 22। फिलहाल ये पूछता नहीं कहीं भी, बहुत मैं नहीं कह सकता कि नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है, लेकिन जितने मैंने अभी तक आपको दिखाया भाग, यहीं से क्वेश्चन आपको देखने मिले। कोई भी कंपटीशन आप देंगे तो मुख्य रूप से आपके ये मुख्य बिंदु होंगे जहां से प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इन पर आप बार बार चर्चा करिएगा, अपने से भी लिखने का प्रयास करिएगा और प्रैक्टिस करिएगा। आप देखेंगे कि आपकी जबान पर होगा ये 22 भाग। रटने का प्रयास ना करें, समझने का प्रयास करें। छोटे छोटे पार्ट, मैंने आपसे पहले क्लास में चर्चा किया था कि 5 पार्ट में इसको डिवाइड करिए और उसको समझने का प्रयास करिए, किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया, किस भाग में दिया गया, किन विषय की चर्चा करता है। दोस्त आप देखेंगे कि ये सारे की सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, आपको याद हो जाएंगी दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आपको ये पूरा समझ में आया होगा भाग। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चाएं करेंगे ज्योग्राफी से संबंधित, क्या क्या ज्योग्राफी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जिन पे हम बहुत अच्छे तरीके से चर्चाएं करेंगे। तो दोस्तों इसको अच्छे से देख लीजिएगा। बहुत से लोगों की इच्छा होती है कि मैं स्क्रीनशॉट कर लें, तो मैं हट जा रहा हूँ, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। तो आज के बाद हम जो भी चर्चाएं, जिस भी विषय में हम चर्चा करेंगे उसका हम एक ढांचा तैयार करेंगे, एक स्ट्रक्चर तैयार करेंगे, जिससे हमारा टॉपिक क्या होगा दोस्तों, अच्छे से तैयार हो जाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे दोस्तों। आज की मुलाकात इतनी, सिलसिला जारी रहेगा। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद दोस्तों।